वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग न्यूटन के गति के प्रथम नियम, गति के दूसरा नियम और गति के तीसरा नियम को बहुत ही अच्छे से और आसान भाषा में सीखने वाले हैं। यदि आप गति के तीनों नियम को बहुत ही अच्छे से सीखना चाहते हैं और आप यह चाहते हैं कि एक ही वीडियो को देखने के बाद आपको हमेशा हमेशा के लिए गति के तीनों नियम याद हो जाए, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। यह वीडियो जैसे ही खत्म होगा ना, मैं आपसे वादा करता हूँ आपको गति के नियम बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गति के प्रथम नियम को सीखते हैं। तो देखिए गति के प्रथम नियम क्या है, तो इसका परिभाषा यह है कि कोई भी वस्तु, गति के प्रथम नियम क्या है, तो गति के प्रथम नियम यह कहता है कि कोई भी वस्तु एक समान गति की अवस्था या विराम की अवस्था बनाए रखती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगे। देखिए यह परिभाषा या यह नियम ना बहुत ही आसान है। देखिए यह नियम यह कहता है कि जैसे कि मान लीजिए यह कोई वस्तु है, यह रुका हुआ है ना, तो यह हमेशा रुका हुआ ही रहेगा जब तक इस पर कोई बाहरी बल न लगे। क्या? तो यह वस्तु मान लीजिए कि रुका हुआ है ना, तो यह हमेशा रुका हुआ ही रहेगा। यह कब तक रुका हुआ रहेगा? जब तक इस पर कोई बाहरी बल न लगे। यदि इस पर कोई भी बाहरी बल नहीं लगेगा तो यह वस्तु पूरी जिंदगी भर रुका हुआ ही रहेगा। या फिर मान लीजिए यही वस्तु है, यदि यह चल रहा है, गति में है, तो यह वस्तु हमेशा गति में ही रहेगा, चलता हुआ ही रहेगा जब तक इस पर कोई बाहरी बल न लगे। अब आप कहेंगे देखिए रुका हुआ, तो आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है कि कोई भी वस्तु रुका हुआ है तो वह ठीक है, रुका हुआ रहेगा, उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगेगा तो रुका हुआ रहेगा। लेकिन यह हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों को यह नहीं समझ में आ रहा होगा कि कैसे कोई भी वस्तु मान लीजिए एक बार चलना शुरू कर दिया तो पूरी जिंदगी भर चलता ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगे। तो देखिए आप लोग यह देखते हैं, मान लीजिए आप सभी लोग तो साइकिल चलाए होंगे, तो देखते होंगे जब उसका पैडल नहीं मारते हैं तो साइकिल चलती रहती है। लेकिन न्यूटन के गति के नियम के अनुसार यदि एक बार साइकिल चलना शुरू कर दी तो बिना पैडल मारते हुए भी उसे चलते रहना चाहिए। लेकिन फिर वो आगे जाके रुक क्यों जाते हैं? तो देखिए क्या होता है ना, रोड पर घर्षण बल भी कार्य करता है। तो जो घर्षण बल होता है ना, वही साइकिल को रुकाता है। नहीं तो न्यूटन के नियम के अनुसार यदि कोई भी वस्तु एक बार चलना शुरू कर देगी ना, तो जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगेगा ना, तब तक वह वस्तु रुकेगी नहीं। तो गति का प्रथम नियम आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे से और आसानी से याद हो गया होगा। यह नियम केवल यही कहता है कि कोई भी वस्तु है यदि वह रुकी हुई है तो हमेशा रुकी हुई ही रहेगी, या फिर चल रही है तो हमेशा चलती हुई रहेगी तब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगे। यदि उस पर बाहरी बल नहीं लगेगा तो कोई भी वस्तु अपनी जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगी। ठीक, यह नियम आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और यह नियम कितना अच्छे से समझ में आया है कमेंट में लिख कर भी बताइएगा। अब देखिए इस नियम से ना दो प्रश्न बहुत ही अधिक बार पूछता है। एक तो यह पूछता ही है कि न्यूटन के गति का नियम क्या है। अब गति के नियम से भी ना दो प्रश्न पूछ देता है। कौन सा प्रश्न पूछता है? तो देखिए गति के नियम से यह प्रश्न पूछ देता है कि गति के नियम से किसका परिभाषा मिलता है। तो देखिए यहाँ पर पहले यह समझिए, देखिए गति के प्रथम नियम को ना जड़त्व का नियम भी कहते हैं। आपसे कोई पूछ देगा कि गति के प्रथम नियम को और कौन सा नियम कहा जाता है, तो आप क्या कहेंगे? तो गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अब देखिए यह भी अधिकांश बार पूछता है एग्जाम में कि गति के प्रथम नियम से किसका परिभाषा मिलता है। तो गति के प्रथम नियम से बल का परिभाषा मिलता है। गति के प्रथम नियम से किसका परिभाषा मिलता है? तो गति के प्रथम नियम से बल का परिभाषा मिलता है। गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। गति का प्रथम नियम है क्या? तो गति का प्रथम नियम यह कहता है कि कोई भी वस्तु यदि विराम की अवस्था में है तो अपनी विराम की अवस्था में रहेगी, गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगे। अब हम गति के दूसरा नियम को समझते हैं और इसको जरा ध्यान से समझिएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि अधिकांश लोग ना गति के दूसरा नियम को भूल जाते हैं। लेकिन यह नियम भी बहुत ही आसान है, मैं आपको बहुत ही आसानी से समझा भी दूंगा। देखिए यह नियम यह कहता है ना कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्या यह नियम कहता है?
तो यह नियम यह कहता है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है। अब देखिए इसे इस तरह से समझिए। देखिए यह कह रहा है ना, किसी वस्तु पर लगाया गया बल, मान लीजिए कि कोई वस्तु है और उस पर F बल लग रहा है। कौन सा बल लग रहा है? तो F बल लग रहा है। अब यह नियम क्या कहता है इसको समझिएगा और इससे ना बल का सूत्र निकल कर आएगा। अब कह क्या रहा है कि वह जो बल है उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है। अब देखिए यह न समानुपाती का चिन्ह है, यह समानुपाती होता है। कह रहा है ना किसके समानुपाती होता है? तो द्रव्यमान और त्वरण के समानुपाती होता है। तो द्रव्यमान को m से सूचित किया जाता है और त्वरण को a से सूचित किया जाता है। और यह भी कह रहा है कि इसके गुणनफल के, तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगेगा। ठीक। अब देखिए यह जो फॉर्मूला निकला ना, यही बल का फॉर्मूला हो गया। अब देखिए यहाँ पर F बराबर क्या हो जाएगा? यह जो है ना यह समानुपाती का चिन्ह है। अब समानुपाती क्या होता है? तो देखिए समानुपाती वह होता है ना कि जैसे कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, दूसरा घटेगा तो पहला भी घटेगा, इस तरह से। ठीक। अब देखिए यहाँ पर यह बराबर हो जाएगा और समानुपाती हटकर आ जाएगा कांस्टेंट। मान लेते हैं कि के कोई स्थिरांक है जिसका मान 1 होता है। उसके बाद यह क्या है? m है और a है। बराबर में क्या हो जाएगा? यहाँ पर F बराबर ma, के का मान 1 होता है और के यह क्या है? तो यह एक नियतांक है या फिर स्थिरांक है। तो यहाँ पर देखिए गति के दूसरा नियम से बल का सूत्र निकल कर आ गया। गति के प्रथम नियम से बल का परिभाषा मिला था और गति के दूसरा नियम से बल का सूत्र मिल गया है। और बल का सूत्र क्या होता है? तो बल का सूत्र होता है F बराबर ma। देखिए यदि यह सूत्र भी आप लोगों को याद रहेगा ना, तो आप गति के दूसरा नियम को बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। यह सूत्र से कैसे बताएंगे? तो देखिए आप कहेंगे यह कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है। यहाँ पर देखिए m से ना द्रव्यमान को सूचित किया जाता है और a से त्वरण को सूचित किया जाता है। तो इस तरह से आप सभी लोगों को गति के दूसरा नियम भी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। यह भी बहुत ही आसान है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है। अब हम समझते हैं कि गति के तीसरा नियम क्या है। देखिए गति के तीसरा नियम ना बहुत ही आसान है और बहुत ही मजेदार नियम है। यह नियम यह कहता है ना कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। यह नियम क्या कहता है? तो यह नियम यह कहता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। अब इसे किस तरह से हम याद करेंगे और किस तरह से समझेंगे? तो देखिए मान लीजिए कि आप यहाँ पर हैं, ठीक, और यहाँ पर B है। अब मान लीजिए कि B जो है यह आपके बारे में अच्छी बात कह रहा है, तो आपके भी मन में यह विचार उठेगा कि आप भी B के बारे में अच्छी बात कहेंगे। या फिर मान लीजिए B आपके बारे में खराब बात कह रहा है, तो आपके भी मन में यह विचार उठेगा कि आप भी B के बारे में खराब बात करेंगे। यानी कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया। यानी कि मान लीजिए आपको कोई एक थप्पड़ मारेगा तो आप भी दूसरे को एक थप्पड़ मारेंगे, या फिर आपको कोई अच्छा से दोस्त बनाएगा तो आप भी दूसरे को दोस्त बनाएंगे, यानी कि बराबर प्रतिक्रिया करेंगे। ठीक। तो यही गति का नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। अब देखिए इसका उदाहरण हमारे दैनिक जीवन में क्या है? तो देखिए जब भी आप किसी वस्तु पर से कूदते हैं तो उस पर एक पीछे की ओर बल लगता है। या फिर देखिए जब भी बंदूक से गोली को छोड़ा जाता है तब पीछे की ओर झटका लगता है। मान लीजिए कि यह बंदूक हो गया इस तरह से, और जब भी आप इसमें से गोली को छोड़ेंगे ना, तो देखिए गोली जितनी तेजी से यह आगे की ओर बढ़ेगी ना, उतनी ही तेजी से यह पीछे की ओर इधर धक्का भी देगी, यानी कि पीछे की ओर झटका भी लगेगा। तो गति का तीसरा नियम यही कहता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है।